नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे तमाम करंट अपडेट्स। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को उपचुनाव होने हैं। 23 जून को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन की ओर से ऐलान कर दिया गया है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश में भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने मन की बात में कही गई है। तो वहीं जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग की तरफ से जानकारी साझा की गई है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि में हनुमानगढ़ी में दर्शन उन्होंने किए हैं। इसके साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मिंटो ब्रिज में खासकर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर गाड़ी डूबी हुई नजर आ रही है। तो वहीं कर्नाटक में कोविड-19 के 5 नए मामले सामने आए हैं। बेंगलुरु में एक की मौत की खबर भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं अब कोविड जो है देश में पैर पसारता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो चलिए अब रुख करेंगे खबरों का। लखनऊ से खबर आपको बता दें, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। कम आबादी वाले गांव पड़ोसी ग्राम पंचायत में शामिल होंगे, ये कहा गया है। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा और अब 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत को जो है बनाया जाएगा। आंशिक पुनर्गठन के साथ ही आरक्षण निर्धारण भी अब किया जाएगा। तो अब कम आबादी वाले गांव पड़ोसी ग्राम पंचायत में शामिल होंगे। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। अब 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। आंशिक पुनर्गठन के लिए जो है अब नए पैमाने यहां पर लागू किए गए हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां अब इसी के मद्देनजर तेज हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं ने सामूहिक रूप से सुना। इस विशेष मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष रूप से चर्चा की और इसे संकल्प, साहस और नए भारत की पहचान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि बदलते भारत की कहानी है। इसने पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग दिया और नागरिकों में नई ऊर्जा भरने का काम भी किया है। बैठक में देश भर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी इस एपिसोड को सुना और सराहा भी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी दौरे के दौरान आम जनता के बीच पहुंचकर सड़क किनारे से आम खरीदकर उसका स्वाद लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान जब डिप्टी सीएम कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे थे, उन्होंने एक ठेले से आम खरीदे और वहीं खड़े होकर खाए। इस सहज और सरल व्यवहार से स्थानीय लोग खासे प्रभावित नजर आए हैं। उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी आम खाकर इस पल का आनंद उठाया। केशव मौर्य का यह आम प्रेम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है, जहां लोग उनके जमीन से जुड़े अंदाज की जमकर सराहना कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसका ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से उपचुनाव का ऐलान किया गया। 19 जून को वोटिंग होगी, तो वहीं 23 जून को परिणाम इसके सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का ऐलान अब कर दिया है। 19 जून को वोटिंग होगी और 23 तारीख को परिणाम आएंगे। गुजरात के 2 विधानसभा सीटों पर, तो वहीं 4 राज्यों की 5 इन सीटों पर जो है ये चुनाव होने हैं। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया और जैसे कि हमने आपको बताया है कि 19 जून को वोटिंग और 23 जून को परिणाम सामने हैं। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर ये बाय इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब जो समय मुकम्मल किया गया वो भी हमने आपको बताया है और इलेक्शन कमीशन की ओर से उपचुनाव का ऐलान अब कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 27 मई से जनाक्रोश सनातन यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो लखनऊ से चलकर पश्चिम बंगाल तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। शहर के विभिन्न इलाकों, खासकर कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आवास के पास चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा है कि हिंदुओं की अब नहीं दबेगी आवाज और सनातन यात्रा का होगा आगाज।
इस यात्रा में वीएचपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष जायसवाल प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही 27 मई को एक सनातन टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि लोग सीधे इस मुहिम से जुड़ सकें। गाजियाबाद में तेज आंधी और भारी बारिश के कारण अंकुर विहार स्थित एसीबी दफ्तर की छत अचानक भर कर गिर गई। छत के मलबे के नीचे दबने से कमरे में सो रहे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रहे तूफान की चेतावनी जारी की थी। इसके कुछ ही घंटों बाद तेज हवाओं के साथ गरज चमक और भारी बारिश हुई, जिसमें हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही। इस दौरान गाजियाबाद सहित नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में पेड़ उखड़ गए और कई जगह नुकसान हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के बाद सब इंस्पेक्टर का मोबाइल नहीं लग रहा था। कमरे का दरवाजा खुला होने पर पुलिस ने तलाशी शुरू की, जहां वे मलबे के नीचे दबे मिले। पुलिस ने मृतक का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब तेज हवा चली तो छत भरभरा कर गिर पड़ी और आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं बुरी तरीके से मलबे में तब्दील होती हुई ये पूरी जगह यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें एसीपी की दबकर मौत हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां चिन्हट बीकेटी में 2 अवैध प्लांटिंग ध्वस्त किए गए हैं। एलजीए ने अभियान चलाकर ये ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की गई है। वीसी के निर्देश पर जोन 5 ने ये कार्रवाई की है, यानी अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार ये कार्रवाई जारी है। और जैसे कि सूचना सामने आ रही है, चिन्हट बीकेटी में 2 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने का काम किया गया। एलजीए ने अभियान चलाकर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, जहां पर वीसी के निर्देश पर जोन 5 ने ये कार्रवाई की है और इसके जरिए एक संदेश भी कि बिल्कुल भी कोई भी अवैध अतिक्रमण जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहां पर वीसी के निर्देश पर जोन 5 ने ये कार्रवाई की है और चिन्हट बीकेटी में 2 अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त करने का काम किया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की गई है और इसके जरिए जो है एक संदेश भी देने का काम। अयोध्या में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। दंपति ने विधिवत दर्शन और पूजन कर प्रभु हनुमान का आशीर्वाद लिया। दोनों की मंदिर में उपस्थिति से स्थानीय श्रद्धालुओं और पर्यटकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच कोहली और अनुष्का ने शांतिपूर्वक पूजा संपन्न की। मंदिर के पुजारियों द्वारा उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद भी प्रदान किया गया। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे पारंपरिक अंदाज में श्रद्धा से पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें, जहां पर विराट कोहली और अनुष्का जब मंदिर में पहुंचे तो भारी सुरक्षा के बीच यहां पर जो है भीड़ प्रबंधन को लेकर पहले से इंतजाम किए हुए थे और पूजा अर्चना बेहद शांतिपूर्वक उनकी ओर से की गई। पुजारी ने उन्हें प्रसाद भी दिया। अगली खबर संभल से है, जहां थाना हयात नगर क्षेत्र के कमालपुर सराय में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। बिना बिल बकाया नोटिस दिए बिजली विभाग ने केबल काट दिया था, जिससे कटे हुए केबल पर महिला का हाथ लग गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया और अधिकारियों से जल्द उचित जांच और कार्रवाई करने की मांग की गई है। घटना के बाद बिजली विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हमारी बहन हमारे घर पर आई थी कल। क्या नाम है उनका? चमन। शादी कहाँ हुई थी? बगा में। बगा कौन सा थाना लगता है? मैंने ठहर। फिर क्या हुआ आज यहाँ पर? वो हमारी बहन यहाँ पे पता नहीं, हमें ये लैंडमैन हमारा बिल नहीं, हमारे पास कुछ है उनका। वो रात में आए, रात 1:30 बजे हमारा तार काट के चले गए हैं और चोरी। अच्छा। हाँ, ये चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। और ये देखो, ये
हमारे पास कोई बिल नहीं है, तार किसका काट रहा है, किसका छोड़ना है मीटर। ये चौखट से बिल्कुल काटा गया है, हाँ। लाइन के द्वारा काटा गया है। ये लाइन के नीचे काटा गया था मीटर के पास से। तो मेन केबल तो आपका ये ये है, ये मीटर का अंदर का वाला काटा गया जो हमारे अंदर का। हाँ, आपके काटा और लोगों भी काटे हैं। और सबका काट रहे हैं साहब ये रातों को। तो अब यहाँ पर कैसे हुआ हादसा, मतलब जो महिला आपकी बहन बता रहे हैं वो आई घर में से अंदर से आई थी, दरवाजे पे खड़ा हुआ, उन्हें पता ना था, उन्होंने हाथ लग गया उनको, वो ये हाथ लग गया उनका, और ऐसे ही वो बत्ती ने उनको झटक दिया। हाँ, उस पर चिपक गए। घटना के वक्त कोई मौजूद था? नहीं, हम वहाँ पे बैठे थे, इतने को बाहर अंदर से आई निकल के, हमने बचाया तो उनका काम हो गया साहब। तो कितनी देर लगी होगी? लगभग 2 मिनट भी ना हुआ साहब, 1 मिनट ही लगा हुआ। जिस वक्त ये लाइन काटी गई थी किसी ने मना नहीं करा साहब ये रात में काट गए हैं 1:30 बजे। रात में काट के जाते हैं? हाँ, ये दिन में बिल दिखाया तो दिन में जोड़ के चला गया, यहीं से ऐसे ही जोड़ के टैप कुछ लगा के नहीं जोड़ के भी वही गए? हाँ, टेप नहीं लगाया? नहीं। कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? हाँ, मुकदमा दर्ज कराएंगे साहब उनके जय साहब के साथ। आईडीओ 4 आदमी है साहब, इनके नाम पे FIR कराएंगे हम दर्ज। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में मवेशी का मांस ले जाने के शक में ग्रामीणों ने एक वाहन में सवार 4 लोगों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद उन्होंने वाहन में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस हिंसक घटना में वाहन में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि भीड़ को संदेह था कि ये लोग मवेशी का मांस ले जा रहे थे। वहीं बजरंग दल के स्थानीय नेताओं ने दावा किया कि ये वही वाहन है जिसमें ग्रामीण ने लगभग पखवाड़े पहले अवैध मांस के साथ पकड़ा गया था। हालांकि उस समय पुलिस ने इसे भैंस का मांस बताया था और उन्हें छोड़ दिया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच की जा रही है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में नौतपा की शुरुआत इस बार गर्मी से नहीं बल्कि बारिश और तेज हवाओं के साथ हुई है। सहारनपुर, गाजियाबाद सहित कई जिलों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि राज्य के 60 जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना है। ये स्थिति 2 जून तक बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। साधना ग्रुप की ओर से आयोजित भव्य कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों, विशेषज्ञों और युवाओं ने भी भाग लिया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर संवाद स्थापित करना और देश की उन्नति में योगदान देने वाले विचारों को मंच प्रदान करना था। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजनों से सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता है और नीति निर्माण में मदद मिलती है। साधना ग्रुप का ये प्रयास सराहनीय है। साधना ग्रुप के निदेशक मंडल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया है और भविष्य में इस प्रकार के और आयोजनों की योजना की जानकारी भी साझा की। बड़ी भूमिका निभाने वाला है, तो कृपया जरा पूरे जोश के साथ अभिवादन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि अपने सबसे अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने आज हमें समय दिया है। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा चीफ सेक्रेटरी हमें मिला है जो काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, शायद इसलिए आप लोगों की मुलाकात इनसे कम हो पाई होगी। इससे पहले नोएडा के जितने भी जो लोग आते थे वो हम लोगों से जरूर मिलते थे, आप भी मिलते हैं, लेकिन अब इनका ध्यान केंद्रित इसलिए है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नवरत्न है उसमें ये एक प्रमुख रत्न है। इसलिए समय काम पे ज्यादा व्यतीत करते हैं, मिलने में कम करते हैं। मैं चाहता हूं कि अब अपनी टीम से, टेक्निकल टीम से, एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के बारे में, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है समय कम पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक हमारे वीडियो के माध्यम से इनके बारे में जो हमने बात रखी है, रोशनी थोड़ी कम कर दें।
यहाँ पे, और आज आपने प्रदेश के तमाम इंडस्ट्रियल लोगों को यहाँ पे बुलाया, क्योंकि आज हमारा मकसद था जो विकास कार्य पिछले 8 वर्षों में हो रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के माध्यम से, और जब भी विकास की बात आती है तो उद्योगपतियों की और व्यवसायिकों की और खासतौर से जो नोएडा की बात सबसे अहम होती है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एनईए के बारे में और आज इस आयोजन के बारे में कृपया पोडियम पे आए और बताएं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज सर इस एनईए भवन में सर यहाँ पर आए हैं, मैं नोएडा के सभी उद्योगपतियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। सर का नाम जितना हमने सुना था कि सर हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आज भी नोएडा में कहीं बात होती तो सर आपका बात ये आती कि चीफ सेक्रेटरी सर को ये वाली प्रॉब्लम बताइए, बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना सेट है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो बात अगर आप तक पहुंची तो आज तक हमें लगा नहीं कि उसका समस्या का समाधान ना हुआ हो। सर मैं थोड़ा सा एनईए के बारे में बताऊं। 1976 में नोएडा बना था और 1978 में ये एनईए बन गई थी। सबसे पहले जब दिल्ली से बाहर से लोग यहाँ पर उद्योगपति आए तो कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं सेल्स टैक्स का दफ्तर गाजियाबाद में होता था, क्योंकि उस टाइम नोएडा इटसेल्फ गाजियाबाद में था। तो इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक इस संघ का जन्म किया गया जी, जन्म हुआ, और उसके बाद से लेके आज तक ये इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाती रहती है, और आज सर हजारों एंटरप्रेन्योर्स का नेतृत्व ये एनईए कर रही है। सर नमस्कार, साधना टीवी के ब्रजमोहन जी, कमिश्नर पुलिस नोएडा लक्ष्मी जी, अध्यक्ष नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बियरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बियरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो, और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा गेट नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण हैं, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो, और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया है। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। ये यूपी का एक सौभाग्य है और ये आप सबकी मेहनत, सारे दिन के क्या क्या घटनाएं प्रदेश में किस कोने में हुई है, वो 9 बजे डीजी, होम सेक्रेटरी के साथ रिव्यू होता है, रात में ही एक्शन होता है, अगले दिन तो होता ही होता है, बट उनकी पकड़ इस पे काफ़ी मजबूत रहती है। और ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है कि
कि जब तक निवेशक खुद सुरक्षित नहीं महसूस करेगा, जब तक वो ये नहीं महसूस करेगा कि उसका निवेश सुरक्षित है, फिर ये इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी, पॉलिसी ये सब बेमानी हो जाती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए उनका टॉप मोस्ट फोकस ये रहता है। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के कितने तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक छोटी सी स्टडी मैंने पढ़ी कहीं पर कि एक केला बेचने वाला वेंडर था जो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के सामने केला बेचा करता था, और उसको अभी 2-4 महीने पहले किसी जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो उसने भी ये जवाब दिया कि अब मेरा इनकम 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। उसने कहा तुम्हारा इनकम कैसे बढ़ गया भाई, तुम्हारे लिए क्या किया सरकार ने? तो उसने यही बताया कि पहले 6-7 बजे शाम होते ही मुझे समेट के घर जाना पड़ता था, अब मैं 11-12 बजे तक केला बेचता हूँ। वो सच में उसके ऊपर जो प्रेशर होता है आप सोच नहीं सकते। और ये प्रेशर 2017 से पहले नहीं था सर। 2017 से पहले जो अधिकारी होते थे वो अपने प्लॉट और फार्म हाउस बनाते थे, लेकिन आज यहाँ पे जो अधिकारी बैठा है इसका कोई यहाँ प्लॉट या कोई मकान नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो आपने ये जो गिनतियां गिनाई, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं तो निश्चित रूप से बिजली का बिल आ गया तो हम एसडीओ के पास चले गए, हमने बोला सर 25,000 का बिल आ गया। वो कह रहा सर 13 साल का है। आप वो 13 महीने का नहीं है। 2017 के बाद से जिस मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है उसको नोएडा में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि आप सबका भला हो। और मैं चाहता हूं क्योंकि थोड़ी क्षणों में यहाँ की पुलिस कमिश्नर भी पहुंचेगी और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, क्योंकि फैक्ट्री तो खोलना बहुत आसान है, उसको सुरक्षित रखना सबसे मुश्किल काम है। आज इसलिए यहाँ सैमसंग के चेयरमैन आते हैं, आज इसलिए ओप्पो की फैक्ट्री खुल रही है। जो आज की डेट में आप यहाँ पे लेके चले कि हमारे पास हर टाइप की इंडस्ट्रीज है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपके पास में टॉयज की इंडस्ट्रीज है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे नोएडा के अंदर में बनी हुई है कि जिसको हम वहाँ प्रमोट करके और एक ब्रांड बना सकते हैं सर। तो एनईए इश्योर्स करती है कि दैट फुल कमिटमेंट विल मोबिलाइज टू एक्सपोर्टर्स एंड रिप्रेजेंट आवर एमएसएमई इंडस्ट्रीज इफेक्टिवली इन नोएडा। आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन करता साधना जर्नल के हेड ब्रिजमोहन भाई साहब, मंचासीन यूपी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनके सारी कोर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस विभाग के मेरे साथी, अन्य जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, तथा इस चलते फिरते अच्छे शहर के सभी जो बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो पिछले 7 सालों में 2017 के बाद से और 8 सालों में आपको यूपी की पुलिसिंग के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आमूल चूल परिवर्तन होते दिखा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड छोटे छोटे कदम हैं जिसकी वजह से ये बदलाव आपको दिखे हैं। तो आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। और मुझे लगता है कि यूपी के बारे में और नोएडा के बारे में जैसी छवि में परिवर्तन आम आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर्स, एंड आई विल से इट ऑल टू द invincible, infallible and unstoppable vision of our Honorable Chief Minister that this has become a reality today. नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में ही पिछले कमिश्नरेट बनने के बाद से हम जहाँ पे 2500 की फोर्स से काम करते थे, आज हम 8000 की फोर्स से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स दिखती है। अगर हम नोएडा की बात करें, जो नेक्स्ट हमारा जो विजन आया है वो आया है टेक्नोलॉजी की समावेश के साथ। आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल होनी है, आईजीआरएस सिस्टम आज की तारीख में कार्यरत है। पूरे भारत में अकेला प्रदेश है जहां पे आईजीआरएस सिस्टम हमारा प्रेवलेंट है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत का क्या परिणाम आया वो रिपोर्ट मॉनिटर की जाती है एंड एट द टॉप मोस्ट लेवल। और हमारे जनपदों की रैंकिंग इससे आती है। सो इफ एन ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन टू द ग्रीवांसेस ऑफ द पब्लिक, ही कैन बी शंटेड आउट। अब सरकार हमारी और हमारे सीएम साहब इससे संतुष्ट नहीं है कि आपने शिकायत को तय शुदा समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण किया। नाउ व्हाट ही वांट्स, ग्रीवांस जो है उसका मिटना चाहिए। जो पिटिशनर है उससे किसी को बात करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक में वो कितना असंतुष्ट है और कितना संतुष्ट है इसको नोट किया जाना चाहिए।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।